हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 9th का बायोलॉजी लेकर आया हूं और प्लांट सेल के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको। प्लांट सेल का ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है। उन सेल ऑर्गेनेल्स को आप ध्यान से देखिए। सबसे बाहरी जो लेयर दिख रहा है आपको, ये सेल वॉल है। ये हार्ड कवरिंग लेयर होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है कि जो है यह शेप देता है, बॉडी को शेप देता है, यानी सेल को शेप देता है, फिक्स शेप देता है। और दूसरा क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। सेल वॉल क्या देता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम सेल वॉल ही करता है। सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल है। अगर बॉडी के अंदर सेल साइज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसमें भी सेल वॉल का हेल्प होता है। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं वैक्यूल। इसमें बड़ा सा साइज होता है जो वैक्यूल होता है। प्लांट में सबसे बड़ा वैक्यूल होता है। प्लांट्स में वैक्यूल होता है। वैक्यूल वाटर में की जो अमाउंट होती है 70 से 80% से एबव वाटर होता है प्लांट में। 80% से एबव वाटर होता है प्लांट में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसिस करता है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी सिंथेसिस करता है एटीपी के रूप में, और समय समय पर सेल को भोजन मिलता रहता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर एक थिन लेयर है, थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल वॉल के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह एग्जिस्ट और एंट्री का काम करता है। जो बाहर फॉरेजिन मटेरियल है, सेल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसको अंदर आने का अनुमति देता है, परमिशन। और अंदर के सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर जाने का भी अनुमति देता है। यह सेल मेम्ब्रेन का काम। ऑस्मोसिस प्रोसेस भी जो है में भी हेल्प करता है। उसके बाद सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक साइड में होता है। प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पार्ट नहीं है, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर में होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है। याद रखिएगा, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का भी अलग रोल है। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, पैकिंग का काम करता है, डिस्पैचिंग का काम करता है। बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं तो उसको सेल ऑर्गेनेल्स उसे पूरा करता है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक होता है SER, एक होता है RER। तो जो SER है वो स्मूथ है, और जो RER है वो रफ है। रफ राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, ये राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। और जो स्मूथ है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो ये कंडीशन है।
अब एक एक करके इन सभी के फंक्शंस को मैं आपको लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम है कि यह सेल मेम्ब्रेन को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है सेल मेम्ब्रेन को। सेल वॉल का काम है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। ये इनर जो है सेल मेम्ब्रेन होता है। डेफिनिट शेप ऑफ द बॉडी देता है। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से बचाता है। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग क्या है कि सेल के अंदर वाटर का जाना और आना चलता रहता है। कभी कभार क्या करता है, सेल ज्यादा वाटर ले लेता है, तो ज्यादा वाटर जब ले लेगा तो क्या होगा, ज्यादा स्वेल कर जाएगा। तो सेल वॉल उसे कंट्रोल कर देता है, क्योंकि सेल वॉल हार्ड कवरिंग लेयर है, तो वो सेल वॉल क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है, तो वो ब्रस्ट होने से बच जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में कभी कभी सेल में ज्यादा होती है, टर्जिडिटी के कारण वाटर ज्यादा से ज्यादा प्लांट में पहुंच जाता है, तो ज्यादा जब प्लांट में पहुंच जाएगा तो सेल ब्रस्ट करने का डर रहता है, तो सेल वॉल उसे कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ सेल, एक्सपेंशन ऑफ सेल में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में साइड में होता है, आपको बता ही दिया हूं मैं। न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं। न्यूक्लियस के पार्ट कौन कौन है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और क्रोमेटीन है, और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर एक कवर होता है, वह भी मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है इनर, उसे डबल लेयर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जेली सब्सटेंस होता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन होता है। क्रोमेटीन इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, यही जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, तब उस समय ये क्रोमेटीन जो है क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, जीन होता है। जीन क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। जीन क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। तो मैं इसको अभी आपको लिख ही देता हूं कि जीन जो है हेरिडिटरी मटेरियल है। यहां पर आपको दिखा दिया जीन को कहां होता है, इसी क्रोमेटिन मटेरियल में जीन होता है, और ये जीन का काम है जो है हेरिडिटरी मटेरियल इसमें होता है। तो जीन कहते किसको है, यह फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कह सकते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जीन कंट्रोल द कैरेक्टर, यह कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है, पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होता है, पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होता है, हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है, वो बच्चों में आता है, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में आना, वही उनका कैरेक्टर उसको मेंटेन करता है जीन। यानी जीन को इसलिए हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी क्या चीज है, हेरिडिटी क्या चीज है, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी अपने बच्चों में आप देखते होंगे कि मदर या फादर की तरह बच्चों में गुण होते हैं, मदर या फादर के जो गुण होते हैं वो बच्चों में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों में कैरेक्टर का आना, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो फादर के होते हैं वो बच्चों में भी होता है, या मदर के जो कैरेक्टर्स है वो बच्चों में आ जाता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर का काम करता है जीन का करता है। जीन में जो है सारे कैरेक्टर मौजूद रहते हैं, तो वो बच्चों में आ जाता है। वन क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन मौजूद होते हैं। वन क्रोमोजोम है मेनी जीन, ठीक है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं ह्यूमन में, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं, तो आपके जो है इसमें कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं,
23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमेटिन, इट इज entangled mass of thread like structure, it organized into chromosomes during cell division। उसके बाद एक बच जाता है न्यूक्लियोलस। इट इज a spherical or oval body present within the nucleus, it contain large amount of RNA। RNA की मात्रा ज्यादा होती है, DNA कम होता है। स्मॉल अमाउंट में DNA होता है, लार्ज अमाउंट में RNA और प्रोटीन होता है। किसमें? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, बट DNA कंटेन स्मॉल अमाउंट। जो है DNA स्मॉल अमाउंट में होता है न्यूक्लियोलस में। तो इस तरह से जो है न्यूक्लियस और सेल वॉल का बता दिया मैंने। अब अगला ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस के बारे में हम आपको बता रहे थे कि न्यूक्लियस का पार्ट बता दिया आपको। अब इसके हम फंक्शन बताएंगे। उससे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन इन 1833 में न्यूक्लियस को खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन इन 1833। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या करता है? यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अभी आपको बताया, यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है। It help in cytoplasmic activity of the cell by controlling the synthesis of protein। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और वो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी होता है उन सभी को कंट्रोल करता है और उस कंट्रोल में प्रोटीन का मदद होता है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ द सेल। सेल को मेंटेन करता है। ये मेंटेनेंस ऑफ द सेल को कौन करता है? न्यूक्लियस। पूरे सेल शरीर में क्या क्या एक्टिविटी होनी है उन सबों को कंट्रोल करता है। बिना न्यूक्लियस का सेल ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। विदाउट न्यूक्लियस सेल डाई क्विकली। आप जानते होंगे कि ह्यूमन में आरबीसी होता है, ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए आरबीसी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। आपको पता है इन मैमल्स आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस नहीं होता। सो इट डाई, यानी सो आरबीसी डाई क्विकली, इसलिए ये जल्दी डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बिना न्यूक्लियस के जो है न्यूक्लियस के सेल जिंदा नहीं रहता, इसलिए आरबीसी की आयु कम होती है, डब्ल्यूबीसी की आयु ज्यादा होती है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है और रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। इट हैज न्यूक्लियस, ये ज्यादा दिन जिंदा रहता है। इट हैज न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है इसलिए यह ज्यादा दिन जिंदा रहता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए क्विक डाई कर जाता है। तो ये न्यूक्लियस के आपके फंक्शन थे। साइटोप्लाज्म, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। यह मटेरियल का एक्सचेंज करता है सेल ऑर्गेनेल्स के बीच। और दूसरा, एक्ट ए साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर ही केमिकल रिएक्शन होता है। जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म कंटेन मैक्सिमम वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और इस वाटर में सब कुछ होता है। इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है,
फैट्स होता है और अदर मटेरियल होता है, अदर मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड अदर मटेरियल होता है, इसलिए यहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के प्रोसेस को ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर, यानी साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस ए मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स। यहां पर ग्लूकोज टूटता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लूकोज का टूटना क्या है? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज टूटता है दो पार्ट्स में, एक टूटता है पायरुवेट में और दूसरा एटीपी एंड NADH। ठीक है, तो NADH। ठीक है, तो इसमें क्या है? एटीपी को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और NADH का हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है NADH का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, इनमें ये टूटता है, एटीपी और NADH में टूटता है। ठीक है, न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड में टूटता है। तो ये आ गया ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस क्या है? तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू सब्सटेंस में, एक तो पायरुवेट में टूटता है और एटीपी जनरेट होता है। एटीपी क्या है? एनर्जी के रूप में जमा होता है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में ये एक्टिविटी होता है। प्लांट सेल में देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER बोलते हैं इसको, शॉर्ट में ER बोलते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट में ER बोल सकते हैं। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन। ER हालांकि प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है और लिपिड भी सिंथेसिस करता है, दोनों चीज सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस भी करता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करता है और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। उसके बाद कैल्शियम स्टोरेज इन द मसल्स में जो है कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। मसल के थ्रू जो है आयंस का, यानी कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ER क्या करता है? सर्व करता है पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पाथवे क्या सर्व करेगा? तो प्रोटीन और लिपिड्स का करेगा। अब बात आती है कि प्रोटीन और लिपिड्स ये जो है टू टाइप्स का होता है, टू टाइप का होता है। ER जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है RER का पूरा नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो है इसमें राइबोसोम कंटेन होता है, इट कंटेन राइबोसोम। इसमें राइबोसोम होता है, इट कंटेन राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है, तो जिस पर राइबोसोम होगा तो यह क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है RER। ठीक है, इसमें क्या होता है देख लीजिए, इस तरह से बना होता है। ये अब इसमें देखिए ये इस तरह से राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम होता है, ये देखिए राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है।
ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। उसके बाद आता है SER, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये SER, इस पर राइबोसोम नहीं होता है, इस पे राइबोसोम नहीं होता है। ये हो गया, ये SER, यहां पर लिपिड सिंथेसिस का काम होता है। लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम होता है यहाँ। ठीक है, यह इसमें राइबोसोम नहीं होता है, यहाँ राइबोसोम अब्सेंट होता है, यहाँ राइबोसोम अब्सेंट होता है, राइबोसोम आर अब्सेंट, यहाँ राइबोसोम अब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ लिपिड सिंथेसिस का काम होता है। तो SER और RER का पूरा नाम क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस और काम जो आपने पढ़ लिया। अब आगे की क्लास में जो है हम अगला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे। वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आप करते रहिए जिससे कि आपको नया वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।